हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सौरभ और आज हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर करियर ऑप्शन के बारे में, जो कि वीडियो की टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा। शायद आप सोच रहे हैं कि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से होके सिविल सर्विसेज के ऊपर क्यों बोल रहा हूँ। एक्चुअली सिविल सर्विसेज में मेरा मन बहुत पहले से ही था और मेडिकल ग्रेजुएशन के बाद मैंने दिल्ली में जाके इसके लिए कोचिंग भी किया। मैंने वाजिरा मैन राबी, जो कि इंडिया के टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स में से एक माना जाता है, उससे कोचिंग किया है। मैंने प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों के लिए कोचिंग लिया था। वैसे ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हो। जब तक आप एक सीरियस डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हो, आपके लिए कोई भी इंस्टीट्यूट सही है। मैटर ये करता है कि आप उस इंस्टीट्यूट से कितना आउटपुट ले पा रहे हो, क्योंकि कोचिंग में सिर्फ आपको रास्ता दिखाया जाएगा, उस रास्ते पे चलना आपको खुद को पड़ेगा। कोचिंग में आपको कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, आंसर लिखते वक्त कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको, आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, वो सब बातें आपको सिखाया जाएगा। आज मैं आपके साथ मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा रिगार्डिंग माई यूपीएससी कोचिंग। एंड अगर आप भी यूपीएससी या फिर कोई और स्टेट पीसीएस अपेयर करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वैसे हमारे असम से या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बहुत कम सिलेक्शंस होते हैं यूपीएससी एग्जाम में। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स कम कम्पिटिटिव है। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, people are following this career less due to lack of knowledge about the examination and selection procedure, or they choose more secure career options like medical and engineering. Whereas यूपी बिहार के स्टूडेंट्स जाने जाते हैं आईएएस आईपीएस के सिलेक्शंस के लिए। Well, there are reasons behind it. हमारे देश के ज़्यादातर पॉलिटिशियंस यूपी बिहार से हैं या फिर यूपी बिहार से लिंक रखते हैं। यूपी सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है और स्टूडेंट्स देखते हैं कि bureaucrats have so much power and influence in the state, and at the same time they have so much good relation with the MPs, MLAs of the state. So naturally उनका रुझान उस तरफ होता है कि हम बड़े होके ब्यूरोक्रेट्स बने। यूपी दिल्ली के बहुत पास पड़ता है और ज़्यादातर बच्चे जो कि यूपीएससी परस्यू करना चाहते हैं वो दिल्ली चले जाते हैं। वैसे यूपीएससी कोचिंग के और भी जगह हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे दिल्ली प्रेफर करते हैं, आइदर ओल्ड राजेंद्र नगर फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और मुखर्जी नगर फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर क्वाइट फार फ्रॉम द कैपिटल सिटी और राजस्थान, बैंगलोर, वेयर देयर आर मेनी एस्टेब्लिश्ड कोचिंग सेंटर्स। नॉर्थ ईस्ट के पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना दूर नहीं भेजना चाहते और चाहते हैं कि वो अपने स्टेट में ही रह के मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग परस्यू करें, because those are well-tested career options. But gradually the trend is changing. People are now moving towards the civil services. सबको पता है कि यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम बहुत टफ होते हैं। बहुत टफ होते हैं 3 स्टेजेस क्लियर करना, प्रीलिम्स, मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। एंड इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। इसलिए भी बन जाता है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं और प्रीलिम्स में जाके बैठते हैं 5 लाख लोग। उन 5 लाख में से करीब 1 लाख सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं और बाकी के 4 लाख ऐसे ही, मतलब फॉर्म भर लिया, चलो एग्ज़ाम दे आते हैं, ऐसे लोग होते हैं। उस 1 लाख में से 15,000 का प्रीलिम्स में सिलेक्शन होता है, जिसमें से हार्डली 3-3,500 मेंस के लिए सिलेक्शंस होते हैं। उसमें से भी करीब 800 से 900 का फाइनल सिलेक्शन होता है। उसमें से करीब 100 से 150 का आईएएस में होता है, बाकी को अदर पोस्ट मिलते हैं। कोचिंग, रिगार्डिंग कोचिंग, फर्स्ट मैं ये बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग दिल्ली जाओ और वहाँ जाके कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करो और फिजिकली क्लास अटेंड करो। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को यूपीएससी क्रॉस करने के लिए या फिर एपीएससी या फिर कोई स्टेट पीसीएस क्लियर करने के लिए कोचिंग लेना ही लेना है। सबका फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं होता कि वो लोग कोचिंग अफोर्ड कर सके।
इसलिए YouTube में बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो फ्री में आपका कोचिंग का काम कर देंगे। वो लोग शायद आपको नोट्स प्रोवाइड ना कर सके, वो शायद आपको खुद से बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको किस बात में जाना है, क्या पढ़ना नहीं है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब आपको शायद ऑनलाइन मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको अगर नोट्स की ज़रूरत है तो वो आपको ऑनलाइन मिल सकता है। आप ऑनलाइन दिल्ली के किसी भी बुक स्टोर से वो मंगवा सकते हैं। आपको लास्ट ईयर के जो फिजिकल क्लास में पढ़ाया गया है, जो लिखाया गया है, वो नोट्स वो लोग आपको जेरोक्स करके आपको मेल कर देंगे। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो शायद आपको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके लिए आप YouTube की वीडियोस भी देख सकते हैं या फिर वो ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो समटाइम्स कोचिंग इज़ ऑल्सो हेल्पफुल, बट आपको फिजिकली दिल्ली जाके कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में अपना सोलिटरी स्टडी स्पेस बना सकते हैं और वहाँ बैठ के जम के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। फिजिकली दिल्ली जाके एक ही फ़ायदा होता है, वहाँ एक पढ़ाई का माहौल रहता है, आपको वो एम्बियंस मिलेगा। आप देखोगे कि आपका फ्रेंड भी पढ़ रहा है, आपको भी पढ़ने का मन करेगा। अदर देन दैट आपको किताबें, करंट अफेयर्स मैगजीन, क्वेश्चन बैंक वो जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं। उससे ज़्यादा दिल्ली जाने का और कोई मतलब नहीं बनता। सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले कुछ बातें आपको जान लेनी चाहिए। कैसे आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। No need to start after 10th or 12th. That is too early. Focus on your regular studies and wait for the graduation. If you have already developed interest for civil services, you can do one thing. If possible, you can choose subjects related to civil services in your 12th and in your graduation. If you want to start your journey early and stay ahead of others, आप एक काम कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल सकते हो। Start with any newspaper. If you are trying for UPSC, go with The Hindu or the Indian Express. For APSC, you can go for the Assam Tribune. और UPSC के लिए आप क्लास 6 to 12 के NCERT बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपने शायद स्कूल के टाइम में अच्छे से नहीं पढ़ा हो, ओनली मग अप किया हो। NCERT books of history, geography, political science and economics are very useful. आप इन बुक्स को 4 से 5 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसे रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए, मगअप करने की कोशिश मत कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके कंसेप्ट को समझिए। यूपीएससी कभी कभार डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ लेती है। When you are done with your graduation, sit back, relax and ask yourself, why do you want to become a civil servant? Why do you want to become an IAS or IPS officer? Is it only because of money and fame? Is it only because of the power and influence in the society? If that is the case, you may reconsider your decision. पर आप अगर देश को सुधारना चाहते हैं, देश की उन्नति में उसकी भागीदार होना चाहते हैं, आप अगर गरीबों से एम्पैथी रखते हैं और आप अगर अपनी नींद खो के भी देश को आगे बढ़ाने की काम में जुट सकते हैं, तो सिविल सर्विसेज आपके लिए है। लेकिन और एक बात, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। मान के चलिए आपका 2 से 3 साल इसी में लगेगा, आप फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में शायद क्लियर कर लें। उसके लिए आपको शायद आपका कज़न का शादी, दोस्त का बर्थडे, बहुत सारी चीज़ें मिस करने पड़ेंगे। सोशली शायद उतना एक्टिव ना रह पाए। मोबाइल और लैपटॉप से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। मोबाइल और लैपटॉप सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए यूज़ कीजिए, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आप ये सेक्रीफाइसेस करने के लिए तैयार हैं तो ही आगे बढ़िए, क्योंकि ये बहुत रिग्रेस प्रोसेस है। यूपीएससी का जर्नी बहुत लंबा भी हो सकता है। कुछ लोगों को 3, 4, 5 साल लग जाते हैं। अटेम्प्ट्स के बाद अटेम्प्ट्स देते रहते हैं, फेल करते रहते हैं, लेकिन आपको डटे रहना है, लगे रहना है उसमें। ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, जैसे डिप्रेशन, डिमोटिवेशन, लेकिन उस सब से ऊपर उठ के भी आपको आपकी तैयारी जारी रखनी है, लगे रहना है। अगर ये सब करने के लिए तैयार हो
तो जानिए शुरू कर सकते हैं। प्रीलिम्स। यूपीएससी और एपीएससी के प्रीलिम्स अभी एक जैसे हो चुके हैं। पहले थोड़ा डिफरेंट था, पहले ऑप्शनल हुआ करता था, अभी ऑप्शनल नहीं है, अभी सीसेट इंक्लूडेड है, जस्ट लाइक यूपीएससी। प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर की तैयारी करनी है। पहला जीएस यानी जनरल स्टडीज, जिसमें आपका ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूडेड होता है। दूसरा होता है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, वो मेंटल एबिलिटी को परखने के लिए होता है। प्रीलिम्स विल रिक्वायर कवरेज ऑफ वास्ट एरिया, नॉट डीपली बट एडुकेटली। आपको जाननी पड़ेगी न्यू इन्वेंशंस, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, साइंस, पॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में। लोग कहते हैं प्रीलिम्स टफ होता है मेन से, लेकिन प्रीलिम्स ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है मेन से। प्रीलिम्स इज फैक्ट बेस्ड, वेयरएज मेंस में आपका देखा जाता है कि आपका एनालिटिकल पावर कितना है, आप कितना एनालिसिस कर सकते हैं, कितना एक सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। प्रीलिम्स कुछ लोगों के लिए इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि आपके आंखों के सामने 4 ऑप्शंस रहते हैं। आप इजीली शायद 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन 2 ऑप्शंस इतने सिमिलर होंगे कि आप उनमें कंफ्यूज हो जाएंगे, और वही लोग गलती करते हैं। और लोग कंफ्यूज कब होते हैं? जब उनका नॉलेज कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में 100% श्योर है तो देयर इज़ नो रूम फॉर एनी कन्फ्यूजन। उसके बाद आता है सेकेंड पेपर यानी सीसेट, जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी को परखा जाता है। सीसेट में होता है कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, बेसिक न्यूमरेसी क्लास 10 लेवल का, और डाटा इंटरप्रिटेशन, वो भी क्लास 10 लेवल का। इसमें आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी को देखा जाता है और डिसीजन मेकिंग का पावर देखा जाता है। सीसेट में स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। हर दिन एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम आपको सीसेट के लिए एलोकेट करना पड़ेगा। आफ्टर यू क्वालिफाई इन द प्रीलिम्स एग्जाम, यू हैव टू सिट इन द मेंस एग्जाम। मेंस बहुत एग्जॉस्टिव एग्जाम होता है। यूपीएससी में 9 पेपर होते हैं, एपीएससी में 8 पेपर होते हैं। यूपीएससी के 9 पेपर्स में से पहला होता है ऐसे पेपर, उसके बाद एक इंडियन लैंग्वेज, एक इंग्लिश का पेपर, उसके बाद जीएस के 1, 2, 3, 4 पेपर्स होते हैं, उसके बाद ऑप्शनल्स के 2 पेपर। 2 लैंग्वेज पेपर्स यानी इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स अटेन करने होते हैं। बाकी के ऐसे पेपर्स, जीएस पेपर्स और ऑप्शनल्स से आपका रैंक डिसाइड होता है। सिमिलरली एपीएससी में भी एक ऐसे पेपर होता है और 5 जीएस के पेपर होते हैं, उसमें साथ में 2 ऑप्शनल पेपर और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेंस में सारे क्वेश्चंस का एक स्टिपुलेटेड वर्ड लिमिट होता है जो कि आपको फॉलो करना होता है, जिसके लिए आपका राइटिंग स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए और आपके वर्ड्स रीडेबल होना चाहिए। गुड हैंडराइटिंग इज ऑलवेज ए ब्लेसिंग। आप खुद के बारे में ही सोचिए, आपको एक बैड हैंडराइटिंग का स्क्रिप्ट दिया जाता है और एक गुड हैंडराइटिंग का स्क्रिप्ट दिया जाता है, कौन सा आप पढ़ना चाहोगे? द एग्जामिनर इज ऑल्सो ए ह्यूमन, प्रोबेबली एन ओल्ड चैप विथ वेरी गुड नॉलेज एंड पुअर विजन। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत खराब है तो वर्क ऑन इट। इन मीन्स नथिंग इज रॉन्ग। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है, इसका मतलब आपको बहुत कुछ पता है, और शायद आपको पूछे गए विषय में भी आपको कुछ ना कुछ पता है और उसके बारे में आप लिख पाओगे। लेकिन डोंट बीट अराउंड द बुश, जो पूछा गया है वही लिखिए। अगर आपको उस विषय के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं तो उसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। जिन टॉपिक्स के बारे में आपको पता है, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, उन्हें पहले अटेम्प्ट कीजिए। यूपीएससी इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट द आंसर्स। ट्राई टू राइट क्रिस्प, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। अपनी आंसर्स में डायग्राम्स और फ्लोर चार्ट्स ऐड करने की कोशिश कीजिए wherever possible. This will make your answers more presentable and reach the examiner mind fast and clear. And this will save a lot of time. And in turn, for this you will get good marks too. While writing your answers, keep your mind free, rational and scientific. Extremist ideas are not entertained here. आंसर लिखते टाइम आप ये भूल जाए कि आप कौन हो।
एक ब्राह्मण हो या फिर एक शूद्र हो या फिर एक दलित हो, आप अपने आप को एक सिविल सर्वेंट सोचिए कि आप एक सिविल सर्वेंट हो और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। योर आंसर्स विल पोर्ट्रे योर आइडेंटिटी। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट बारी आती है पीटी की, यानी पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे हम इंटरव्यू भी बोलते हैं। और ये कभी कभार डिसाइडिंग फैक्टर बन जाती है, क्योंकि अगर सिर्फ नॉलेज को टेस्ट किया जाता है तो सारे यूनिवर्सिटी टॉपर्स यूपीएससी एपीएससी सारे क्लियर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट एक स्टेज होता है, एक पड़ाव होता है जिसको भी क्लियर करना होता है। आप इंटरव्यू में बैठे हो, इसका मतलब आपका नॉलेज का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है प्रीलिम्स और मेंस में। अब बारी है आपकी पर्सनालिटी और एटीट्यूड को परखने की। इट्स मोर लाइक द वाइवा एग्जाम यू हैव अपीयर्ड इन योर ग्रेजुएशन डेज। आपको एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड फॉलो करके डेजिग्नेटेड वेन्यू पे बिफोर टाइम पहुंचना पड़ता है। डोंट वेयर एनीथिंग व्हिच रिवील्स योर रिलीजियस एफिनेशन लाइक हेड कैप और बैंड्स इन योर हैंड। Try to present yourself as neutral as possible. Go with a confident attitude as you have already passed the mains. Take permission before you enter the room and before you sit in front of the panel. Greet the panel with a good morning or good afternoon. हमेशा ट्राई कीजिए उनके साथ आई कांटेक्ट में रहने के लिए। जो आपसे क्वेश्चन करता है उनके साथ मैक्सिमम आई कांटेक्ट रखिए, but don't overlook others on the panel. पैनल में डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स बैठे हुए रहते हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी वो क्वेश्चन कोई करे और उसका आंसर अगर आपको पता ना हो तो उनसे माफ़ी मांग लीजिए। बोलिए आई एम सॉरी, आई एम अनअवेयर ऑफ इट और आई विल ट्राई टू लर्न इट इन फ्यूचर। इफ यू डोंट नो द आंसर, डोंट बीट अराउंड द बुश। दैट विल क्रिएट ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू। दैट विल प्रूव यू डिसऑनेस्ट। अपने आप को कुछ और दिखाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो आपका रियल चेहरा वैसे भी निकाल लेंगे। सो बी ऑनेस्ट एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। दे आर लुकिंग फॉर ऑनेस्ट ऑफिसर्स एंड नॉट ओमनीपोटेंट बीइंग्स। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको सब पता हो। दे मे पुट यू इन सिचुएशंस ऑफ डायलेमा, पर आपको शांति से, धैर्य से, सूझबूझ से, ऑनेस्टली उसका आंसर देना है। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है आप श्योरली पीटी आराम से क्लियर कर लोगे और यूपीएससी भी या फिर कोई भी सिविल सर्विसेज की एग्जाम आराम से क्लियर कर पाओगे। लास्ट में मेरे तरफ से एक टिप देना चाहूँगा, डोंट फॉलो मल्टीपल सोर्सेस, फॉलो सिंगल सोर्स एंड रिपीटेडली रिवाइज दैट। न्यूज़पेपर एक ही फॉलो कीजिए, बुक एक ही फॉलो कीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। मल्टीपल्स बुक पढ़ के आपको सेम ही नॉलेज मिलेगा, डिफरेंट एंगल से वो आपको समझाएंगे। उससे अच्छा है आप एक ही बुक बार बार रिपीटेडली उसको रिवाइज कीजिए, उस और टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए, उसको रट्टा मारने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। With this, I'll wrap up today's video and I wish all the best for your future exams. And until then, Jai Hind, Vande Mataram.